जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल पर ये पहली वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। इसमें ये इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनकी प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नवपाषाण कालीन स्थल मेहरगढ़ किस नदी के तट पर स्थित था। इसके ऑप्शन है दास्क, बोलन, सिंधु या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप सभी ने सोच लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बोलन नदी। इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन पाषाणकालीन बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी के किनारे स्थित था, जिसकी तिथि 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है, अतः विकल्प बी सही होगा। नवपाषाणकालीन संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था बल्कि उत्पादक भी करता था। वह कृषि कर्म और पशुपालन से परिपूर्ण परिचित हो चुका था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विघटन या फिर डिसाइफर किसने किया था। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, जॉर्ज बूहर, जेम्स प्रिंसेप्स, मैक्स मूलर, विलियम जोन्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप्स। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जेम्स प्रिंसेप्स ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी के पद पर नियुक्त था। उसने 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। अशोक के गिरनार वाले शिलालेख का अध्ययन करके उन्होंने कुछ यूनानी शासकों के नामों को भी खोज की। प्रिंसेप को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी अर्थात सुंदर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम सम्राट अशोक भी लिखा था, अतः सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विघटन जेम्स प्रिंसेप्स ने किया था। प्रिंसेप्स के बाद फर्ग्यूसन, कनिंघम, एडवर्ड टॉमस, वाल्टेयर एलियट, स्टीवेंसन, डॉक्टर भारद्वाजी, राजेंद्र पाल मिश्र जैसे अनेक पुरालिपिविदों ने भारतीय लिपियों के अध्ययन व अन्वेषण को आगे बढ़ाया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र, जो शुंग वंश था उसका जो संस्थापक था, उसके पुत्र की प्रेम कहानी किस में दी है, मतलब किस कृति में रचना की हुई है। तो इसके ऑप्शन है स्वप्ना वासुदेवदत्ता, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूत और रत्नावली। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मालविका अग्निमित्रम। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देखो, मालविका अग्निमित्रम कालिदास का प्रथम नाटक है। इसमें शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र तथा मालविका, जो कि उनके राज्य की नर्तकी थी, जो नृत्य करने वाली थी, की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। इनकी विभिन्न रचनाएं निम्नलिखित हैं, जो आपको भी नीचे दिख रही हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, महाकाव्य और इनके महाकाव्य रघुवंशम, कुमार संभव और खंडकाव्य मेघदूत, ऋतुसंहार ये आदि इनकी रचनाएं हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपके सामने 4 कथन दिए हैं, इसमें से आपको एक कथन असत्य चुनना है। चलिए सुनते। असत्य, एक कथन असत्य चुनना है। असत्य, गलत, कौन सा गलत है, 3 सही है और 1 गलत है इसमें। आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देता है, सही बात है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है, ये भी ठीक बात है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिट्सलॉजी भी कहलाता है, न्यूमिट्सलॉजी। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन था।
ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्राचीन भारत में किसी भी प्रकार की मुद्रा नहीं चलती थी। ये 600 ईस्वी के बाद मुद्रा का चलन हुआ है। रेडियो कार्बन जैविक पदार्थों का काल निर्धारण रेडियो कार्बन जैविक पदार्थों का काल निर्धारण की विधि है। एकदम ठीक बात है। तो इसका विश्लेषण भी देख लेते हैं। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, परंतु धातु के सिक्के का चलन था। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे, इसलिए कथन सी असत्य है, जबकि शेष सभी कथन सत्य हैं। प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी जिस स्रोत से मिलती है उसे पुरातत्व आर्कियोलॉजी कहते हैं। रेडियो कार्बन का काल निर्धारण विधि में जब तक कोई वस्तु जीवित रहती है तो कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया के साथ हवा और भोजन की खुराक से उस वस्तु में कार्बन 14 का समन्वय भी होता रहता है। परंतु जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है, जब उसमें जान नहीं रहती, तब उसमें विद्यमान C14 के क्षय की प्रक्रिया समान गति से होती रहती है। मतलब कि कार्बन घटता रहता है समान गति से, लेकिन हवा और भोजन से कार्बन 14 लेना बंद कर देती है। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान कार्बन 14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे। बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदायों के अनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। प्रयाग प्रशस्ति राजाओं की गुण और कीर्तियों की प्रशंसा के अभिलेखों का उदाहरण है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या फिर 1, 2 और तीनों सही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों सही हैं। तीनों सही हैं। अभिलेखों की अनेक कोटियों में बांटा गया है। सम्राट अशोक के अभिलेख राज्यादेश की कोटि में आते हैं। उनके अभिलेखों में अधिकारियों और जनता के लिए सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्यादेशों और निर्णयों की सूचनाएं रहती थीं, अर्थात कथन 1 सही है। अभिलेखों की दूसरी कोटि के अनुष्ठानिक अभिलेख हैं, जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव तथा शैव आदि संप्रदायों के अनुयायियों ने भक्ति भाव से स्थापित स्तंभों, पितरफलकों, मंदिरों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण करवाया। कथन 2 सही है। अभिलेखों का तीसरी कोटि में वे प्रशस्तियां हैं जिनमें राजाओं और विजेताओं के गुणों और कीर्तियों का वर्णन है, परंतु उनकी पराजय और कमजोरियों का कोई वर्णन नहीं मिलता। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इसी कोटि में आता है, अतः कथन 3 भी सही है। कथन 3 भी सही है। अभिलेखों की तीसरी कोटि में वे प्रशस्तियां जिनमें राजाओं और विजेताओं के गुणों और कीर्तियों का वर्णन है, परंतु इनकी पराजय और कमजोरियों का कोई वर्णन नहीं मिलता। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इसी कोटि में आता है, इसलिए कथन 3 भी सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची 3 से सम्मिलित करना है। ये कुछ लेखक हैं और कुछ पुस्तक हैं, आपको उनको मिलाना है। A.L. बॉसम, ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। D.D. कौशाम्बी, बंटर दैट वाज इंडिया। राजेंद्र लाल मित्र, एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री। K.A. नीलकंठ शास्त्री, इंडो आर्यंस। चलो इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर है ऑप्शन बी। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। देखो, A.L. बॉसम, बंटर दैट वाज इंडिया, इनकी पुस्तक है ये। D.G. कौशाम्बी, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये इनकी पुस्तक है। और राजेंद्र लाल मिश्र, इनकी पुस्तक का नाम है इंडो आर्यंस। K.L. नीलकंठ शास्त्री, इनकी पुस्तक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया।
चलिए एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। A.L. बॉसम, इनकी पुस्तक का नाम है बंटर दैट वाज इंडिया। और D.D. कौशाम्बी, इनकी पुस्तक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अगला है राजेंद्र लाल मिश्र, इनकी पुस्तक का नाम है इंडो आर्यंस। K.A. नीलकंठ शास्त्री, इनकी पुस्तक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया। अगला क्वेश्चन है, चलिए इतना ही रहने देते हैं, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी।